सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम पिछले क्लास में बताए थे आपको, तो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। थोड़ा सा हम पॉज करते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं कि आप देख पाए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि अब थोड़ा तेजी से आपको फिर से याद करा दें हम कि हर एक क्वेश्चन को बनाने में, हम पिछले क्लास में जो 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, देखे थे, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 जो एलिमेंट्स है सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका कंपोनेंट अलोंग एक्सिस एक्स वाई जेड लेते हैं, निकालते हैं, और जो कपल है मोमेंट जो है उसका कंपोनेंट्स निकालते हैं, जिसको हम एल एम एन नाम देते हैं। तो पहला काम आपको करना पड़ता है एक्स वाई जेड निकालना, कैपिटल एक्स वाई जेड कह रहे हैं, और एल एम एन निकालना। ये काम आपको करना पड़ता है। वो तरीका तीनों क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए, उसको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, x forces x y z act along the 3 lines given by this equation. Prove that pitch of the equivalent wrench is equal to this. और आगे भी लिखा हुआ है कि if the wrench reduces to a single force, then show that the line of action of the force lies on the hyperbola days. क्वेश्चन तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहले भी कर चुके हैं हम। पहला जो इक्वेशन दिया हुआ देखिए, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू सी, x कुछ नहीं लिखा है, 3 लाइन है, पेयर करके लिखा हुआ है। पहला लाइन है y इक्वल टू 0, z इक्वल टू सी, दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होता है। तो हम जो पहला लाइन है y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू सी लिखना चाह रहे हैं। y इक्वल टू 0 तो समझिए लिखना कैसा है, वो आपको ध्यान में आपको बता रहे हैं। z इक्वल टू सी को आप लिख सकते हैं z माइनस सी बराबर 0, z माइनस सी बराबर 0। अब इसको लिखेंगे कैसे, जितना बराबर 0, जैसे z माइनस सी बराबर 0 है तो z माइनस सी डिवाइडेड बाई 0 लिखिएगा। y बराबर 0 है तो y डिवाइडेड बाई 0 लिखिए, और x के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है तो x डिवाइडेड बाई 1 2 कुछ भी लिखिए। हम 1 लिखते हैं, कारण भी आपको बताएंगे 1 लिखने का, और 2 लिखेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला जो x 3 फोर्स है x y और z, तो पहला जो फोर्स है वो किसके अलोंग में एक्ट करेगा, लाइन को हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखे हैं। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या लिखे, x के लिए कुछ नहीं लिखा था तो x बाई 1, y बराबर 0 तो इक्वल टू y बाई 0, z इक्वल टू c तो z माइनस सी डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि z माइनस सी बराबर 0 हो गया। तो पहला लाइन हो गया। y एक्सिस, y जो फोर्स है, कैपिटल Y जो फोर्स है वो किसके अलोंग में एक्ट करेगा, तो इक्वेशन लिखा हुआ है z बराबर 0 x बराबर a, तो यहाँ z बाई 0 लिखना होगा, x माइनस a बराबर 0 मतलब x माइनस a बाई 0 लिखना होगा, और z के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं तो z बाई 0 लिखेंगे। और जो फोर्स z है उसके लिए अगर हमको लाइन लेंगे जो x इक्वल टू 0 और कॉमा y इक्वल टू b लिखा हुआ है लाइन, ये दो कंबाइन करेंगे, x बराबर 0 एक इक्वेशन, y बराबर b दूसरा इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों प्लेन का इक्वेशन है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो लाइन का इक्वेशन होगा। लिखने का तरीका फिर से समझा रहे हैं। बराबर 0 वाला को देखिएगा, x बराबर 0 है कोई बात नहीं है, ठीक है, y बराबर b है उसको लिखिए y माइनस b बराबर 0, तो x बराबर 0 है तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, x बाई 0 इज इक्वल टू y माइनस b बाई 0, z के लिए कुछ नहीं लिखा तो z बाई 1। और आप कोई भी इक्वेशन जैसे लास्ट वाला जो बोले उसको अगर आप देखिएगा तो x बाई 0 इक्वल टू z बाई 1 को देखिएगा तो z बराबर 0 हो गया, सॉरी x बराबर 0 हो गया। सेकंड वाला से y माइनस b बराबर 0 हो गया, और z के लिए कोई वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा उससे, जो कि दिया हुआ भी नहीं। इसमें किसी को दिक्कत, ये लाइन का इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, सिमेट्रिक फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा हर जगह पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
तो आगे बढ़ते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं हम, जितना फोर्स रहेगा उसके लिए 3 फोर्स है तो आपको क्या निकालना होगा कंपोनेंट, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, कैपिटल एक्स फोर्स के लिए बात अगर हम कर रहे हैं पहले वाले लाइन के अबाउट में, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन को देखना होगा, नीचे डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है। 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन है। अगर 1 की जगह कोई 2 लिख दे तो इक्वेशन तो सही रहेगा, लेकिन जब आप 2 लिख देंगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं रहेगा। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 रहने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 1 0 0 जो डायरेक्शन कोसाइन है तो डिनोमिनेटर में डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। आगे के क्वेश्चन में आपको ध्यान में लाना होगा। तो यहाँ पर जो पहला फोर्स ले रहे हैं एक्स ले रहे हैं, कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं, उसका कंपोनेंट जो है, उसका कंपोनेंट को हम अगर हम निकालेंगे तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x1 y1 z1 नाम देते हैं, तो x एक्सिस के में कंपोनेंट क्या हो जाएगा x, y एक्सिस चूंकि x इंटू 1, फिर x इंटू 0 और फिर x इंटू 0, मतलब x1 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 0 और z1 भी हो जाएगा 0। इसी तरह से y और z के लिए जब हम निकालेंगे, कैपिटल Y और कैपिटल Z के लिए, तो उसी तरह से x2 y2 z2 में पहला कंपोनेंट x2 y2 z2 का पहला वाला वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू y मतलब 0, 1 इंटू y मतलब y और 0 y मतलब 0, यानी 0 y 0। और तीसरा z वाला का कंपोनेंट निकालेंगे, यानी कि x2 y2 x3 y3 z3 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा x3 हो जाएगा 0, y3 0 और z3 हो जाएगा y z लिखा हुआ है। तो आप ये निकाल लिए, तो कैपिटल एक्स जो आपका कंपोनेंट है वो सब आप निकालिए। हम यहाँ पर देखिए, आपको जो फोटो बनाया है, जो एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स का ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स जो है वो सेम हो गया, उसको ध्यान रखिएगा कि वो कैपिटल एक्स जो हम लिखे हैं वो फोर्स का रिजल्टेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हमको निकालना रहता है, जिसको हम एलिमेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। अब L1 M1 N1 निकालना है आपको। L1 M1 N1 निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 M1 N1 क्या है, X जो फोर्स कंपोनेंट है उसका हम कंपोनेंट, उसके कपल का मोमेंट का कंपोनेंट्स निकालना चाह रहे हैं। L1 M1 N1 हर क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए नया बात है नहीं। क्या लिखेंगे, I L1 प्लस J L1 M1 प्लस K N1 और डिटरमिनेंट लिखेंगे IJK। सेकेंड रो में आप, पहला रो में IJK लिखेंगे, सेकेंड रो में आप पॉइंट लिखेंगे जिससे वो पास कर रहा है। तो पॉइंट किससे पास कर रहा है, आप देख सकते हैं x by 1 y by 0 एंड z minus c by 0 का मतलब 0 0 c से पास कर रहा है, क्योंकि x से मतलब x minus 0 by 1 y minus 0 by 0 एंड z minus c by 0, यानी 0 0 c से पास कर रहा है, तो वहां हो जाएगा 0 0 c। यहाँ पर थोड़ा गलती ये लिखा हुआ है, आप जब देखेंगे कि जो दो आपको भेजे हैं उसमें सेकेंड रो में 0 0 0 लिखा हुआ, 0 0 c होगा, ध्यान दीजिएगा। I L1 प्लस J M1 प्लस K N1 जो क्वेश्चन नंबर 4 में उस पेज में जो लास्ट में लिखा हुआ डिटरमिनेंट में 0 0 0 लिखा हुआ, वो 0 0 c होगा, आप देख सकते हैं। और कंपोनेंट x1 y1 z1 जो है उसकी जगह पर वैल्यू निकाल चुके हैं x 0 0। थोड़ा सुधार करिएगा, सेकेंड रो 0 0 0 नहीं बल्कि 0 0 c होगा, और उसी को कैलकुलेट कर लेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 M1 N1 मिल जाएगा। सिमिलरली फाइंड L2 M2 N2 and L3 M3 N3। प्रोसेस इज सिमिलर, सो नो नीड ऑफ डिस्क्राइबिंग इट। उसके बाद आपको L निकालना है। L निकालने के लिए क्या करेंगे, L का मतलब हो गया सिग्मा L1। सिग्मा L1 का मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3। आप L1 L2 L3 निकाल चुके होंगे, सभी को जोड़ दिए तो आपको L मिल जाएगा। उसी तरह से M और N भी आप निकाल सकते हैं, हर सवाल में एक ही जैसा है। सो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट, not explaining it, because it is very obvious. In all the previous 3 questions we have done the same process. अब आते हैं आगे, LMN निकालिए, XYZ निकालिए, LMN निकालिए। अब पिच निकालना है, पिच
डिफाइन कर चुके थे आर्टिकल जब बता रहे थे कि P जो होगा, P को हम स्मॉल p से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। P का मतलब होता है K/R, वहां लिखे थे K/R, K का मतलब G cos थीटा लिखे थे, G cos थीटा बाई R लिखे थे, और वैल्यू निकाले थे हम फिर यहाँ पर। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते थे, P को LX प्लस MY प्लस NZ बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे भी याद रखिएगा। K/R भी याद रखिए और ऐसे भी याद रखिए LX प्लस MY प्लस NZ बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। LX प्लस MY प्लस NZ का वैल्यू आपको याद होगा, G इंटू R इंटू कॉस थीटा लिखे थे, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मतलब हो गया R स्क्वायर। R कट जाएगा तो ऊपर बचेगा G cos थीटा जिसको K कहते हैं, और नीचे बचेगा आपका R। तो उस तीनों तरह से आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर P बराबर लिखा हुआ है LX प्लस MY प्लस NZ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको LMN का भी वैल्यू पता है, आपको XYZ का भी वैल्यू पता है। You put the value and you will get the value of P, which is the answer of the first part. Is it clear? Because now we will move on to the second part. तो हर क्वेश्चन में देखिए आप एक जैसा करना, आपको सिर्फ लाइन डेरिवेशन को सिखाया यहाँ पर। अदरवाइज आपको क्या करना था, XYZ निकालना है, LMN निकालना है, वैल्यू पुट कर देना है बस। पिच निकालना है तो P में वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसका हमको सेंट्रल एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स, अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है वो सिंगल फोर्स में अगर रिड्यूस हो, तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होने का जो हम आर्टिकल थ्योरी पार्ट में बता चुके हैं कि सिंगल फोर्स में रिड्यूस होने का कंडीशन, वो भी एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है। वो कंडीशन था LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0, और LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0 होने का मतलब हो गया पिच बराबर 0, P बराबर 0, स्मॉल p, पिच 0 हो जाएगा क्योंकि LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0 होगा। तो आप याद रखिए इस बात को भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना के भी दिया जा सकता है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस तभी होता है जब पिच 0 हो जाए, जब LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ LX प्लस MY प्लस NZ बराबर यानी P बराबर स्मॉल p, पिच बराबर 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आप देखिए लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस पहले पिछले 3 क्वेश्चन में भी था, L माइनस ब्रैकेट में YZ माइनस ZY बाई X इज इक्वल टू M माइनस ZX माइनस XZ बाई Y इक्वल टू N माइनस XY माइनस YX बाई Z इज इक्वल टू P, इज इक्वल टू P मतलब इक्वल टू 0। ये जो L माइनस YZ माइनस ZY बाई X लिखे इज इक्वल टू M माइनस ZX माइनस XZ बाई Y लिखे इज इक्वल टू N माइनस XY माइनस YX बाई Z लिखे, बराबर 0 हो गया। बराबर 0 हो गया मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर का जो लिखे हैं L माइनस YX माइनस ZY वो भी 0 हो जाएगा, M माइनस ब्रैकेट में ZX माइनस XZ वो भी 0 हो जाएगा, और N माइनस XY माइनस YX जो वो भी 0 हो जाएगा। तीनों 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंगल फोर्स में रिड्यूस हुआ तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वहां पर LMN का वैल्यू पुट कर देना है, LMN का वैल्यू पुट कर देना है। LMN का वैल्यू पुट करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं उसमें, तो LMN का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, जिसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा हुआ है। लास्ट लाइन देखिए, उस पेज का लास्ट लाइन में देखिएगा लिखा हुआ है 0 इंटू एक्स कैपिटल X प्लस Z इंटू वाई प्लस B माइनस वाई इंटू Z बराबर 0, पहला इक्वेशन। दूसरा है C माइनस Z इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस XZ इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन हो गया YX प्लस A माइनस X इंटू वाई प्लस 0 इंटू Z इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन लिखा हुआ है। ये हम सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन से ये 3 इक्वेशन निकाले। 0 क्यों आ गया, क्योंकि पिच 0 था। अब इस 3 इक्वेशन से हमको चूंकि लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालना है, लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो XYZ है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। कहीं थीटा वेरिएबल रहता था उसको एलिमिनेट करते थे, कहीं P और Q था उसको एलिमिनेट करते थे। सो यू आर करेक्ट दैट यू हैव टू एलिमिनेट XYZ। XYZ एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
तो डिटरमिनेंट लेते हैं जिसमें पहला कॉलम जो है उसमें x का कोफिशिएंट लिखेंगे तीनों इक्वेशन का, सेकंड कॉलम में y का और तीसरे कॉलम में z का कोफिशिएंट लिखेंगे और उस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड जो इक्वेशन था सेंट्रल एक्सिस के लोकस को निकल जाएगा। तो इस केस में हाइपरबोलॉइड कहला रहा है, तो नाम से मतलब नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना था, वो निकल गया। So it completes question number 4. In case any problem, you just mention it. Otherwise, quickly we move to question number 6. Almost all questions are similar. हाँ, change होगा वहाँ थोड़ा हम रुक कर बता देंगे।